Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Today, my presentation is on language evolution. Evolution हमने देखा कि शाइन मैम ने बताया, आतिफा ने बताया, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो है भाषा का मूल्यांकन। तो भाषा का मूल्यांकन, लैंग्वेज इवोल्यूशन। तो लैंग्वेज इवोल्यूशन में क्या है? Learning a language basically means acquiring the four major skills: listening, speaking, reading, and writing. So today we are going to speak on listening, speaking, reading, and writing. तो ये skills के ऊपर हम थोड़ी सी बात मतलब आज evolution कैसा है ये skill का, इसके क्या checking points है, ये सारे देखने वाले हैं। तो evolution firstly हम देखेंगे evolution of listening skill. This skill can be evaluated on the basis of the following parameters. तो ये जो स्किल है, अभी लिसनिंग जो स्किल है, अभी सबको पता है लिसनिंग मतलब सुनना। सुनने से क्या है कि सुनना, और अंडरस्टैंडिंग होने से क्या है कि करके हम टीवी पर सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद में प्रोजेक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर भी सुनते हैं। तो उसके जो सुनने के बाद कि हमें क्या समझा है, क्या समझा नहीं, तो ये लिसनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने गलत सुना तो हमें कुछ गलत ही समझेगा। तो इसके लिए लिसनिंग स्किल एवोल्यूशन के बारे में थोड़े से फॉलोइंग पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं, तो वो हम देख लेंगे। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबलरी होती है, तो वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए बच्चे को। अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन। अभी ये एवोल्यूशन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि एवोल्यूशन मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या। तो ये सब हमें लिसनिंग स्किल के थ्रू उन्हें बताना है कि करके उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या मतलब है। उस नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो फिर वो बच्चों को ठीक से समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। इट्स बिगेन फ्रॉम हिल और माउंटेन, ये एक सेंटेंस है। इट बिगेन फ्रॉम हिल और माउंटेन, और बाद में फिर टीचर ने क्वेश्चन कर दिया, वेयर डज द रिवर बिगेन फ्रॉम। तो क्वेश्चन में क्या है, रिवर कहाँ से बिगेन है, और सेंटेंस में क्या था, इट बिगेन। तो उसके पहले का जो सेंटेंस था तो उसमें रिवर था, लेकिन बच्चों को फिर ये सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक से होना चाहिए, और बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ही नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो ये जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो बच्चा जो है, हमें इस लिसनिंग स्किल में ये भी देखना है कि बच्चा जो है वो दोनों लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है क्या नहीं, वो दोनों लैंग्वेज को मिक्स तो नहीं कर रहा है। मिक्स मतलब अगर समझो उसने, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि करके एक सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस बोलना चाह रहा है बच्चा, तो वो ऐसा बोल रहा है क्या कि करके मैंने ये रीड किया है। तो आधा हिंदी और आधा इंग्लिश है इसमें। रीड जो है इंग्लिश है, और मैंने ये रीड किया है ये सेंटेंस में बाकी हिंदी है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है बच्चा मिक्स कर रहा है। तो ये देखना है हमें लिसनिंग स्किल के थ्रू कि ये दोनों मतलब जब हम सिखा रहे हैं तो हम ही ये पहले तो पूरा हिंदी में या फिर पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करें और उन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर हमने बीच में यही कुछ बता दिया तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वो भी मिक्स करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू व्हाट शी ही हियर्स। तो मतलब बच्चा क्या सुनता है, बच्चे ने सही सुना है या नहीं, और वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्या नहीं टीचर के कमांड को। तो टीचर है, फॉर इसका भी एग्जांपल ले लेंगे। ये एग्जांपल लिया, टीचर ने कहा सिट डाउन, तो बच्चा सिट डाउन ही हो रहा है क्या नहीं, उसे समझा है क्या नहीं। टीचर ने फिर से कह दिया कि करके गो एंड ओपन द डोर, तो फिर बच्चा ने वही एक्शंस किया है क्या, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ उसने सही सुना है और उसे सही अंडरस्टैंडिंग हुई है। लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड। तो इंग्लिश स्पीच में जो साउंड है तो वो भी बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं। जो टीचर बोल पा रही है, जो टीचर डिक्टेशन दे रही है, तो बच्चा लिख पा रहा है या नहीं ठीक से, ये भी हमें लिसनिंग स्किल के थ्रू देखना है बच्चों का। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं शीट। तो फिर टीचर ने कह दिया शीट का मतलब स्पेलिंग लिखो,
या फिर लिखो, ये वर्ड लिखो, तो फिर हमें देखना है कि बच्चों ने SHEE शीट ऐसा ही लिखा है या सिर्फ यस यस ही लिख दिया और आगे का उन्हें समझा ही नहीं। तो ये हमें लिसनिंग स्किल के थ्रू पता चलता है। Evolution of listening skill profession can be done by the basis of the following components। तो कुछ दो components है, इसके थ्रू हमें उसकी बेसिक नॉलेज बढ़ानी है लिसनिंग एवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल में। तो क्या है वो? फ्लुएंसी, मतलब जो फ्लुएंसी मतलब हम जो सिखा रहे हैं उसमें फ्लुएंसी आनी चाहिए। हम जो ट्रेस दे रहे हैं वर्ड्स पर, ट्रेस ऑन वर्ड्स, वर्ड्स और लेटर, मतलब लेटर जो है हमारा ज्यादा ज्यादा हम किस पर ट्रेस देते हैं, वो ईयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं। फिर रिदम, रिदम का क्या है? जब हम पोएम सिखाते हैं बच्चों को तो हम अलग ट्यूनिंग में सिखाते हैं, और जब हम लेसन सिखाते हैं या फिर कोई हिस्ट्री या फिर अनदर सब्जेक्ट सिखाते हैं तो वो अलग ट्यूनिंग में सिखाते हैं। तो हम और जो पोएम में आता है तो वो एक्सप्रेशंस आते हैं, वॉइस ट्यूनिंग आता है। तो ये सब हमारा ही मतलब ठीक चाहिए, जिसने जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चे ठीक से लिसनिंग स्किल का मतलब अंडरस्टैंडिंग और वो सब हो सके। सो लिसनिंग स्किल कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग स्किल का कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो देख लेंगे हम। इन ऑर्डर टू नो वेदर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड what has been spoken by the teacher, the following type of test may be used। तो हमें उनका मतलब जो हम बोल रहे हैं वो बच्चों को समझ रहा है या नहीं, तो उसका हम टेस्ट मतलब एक लेसन पढ़ा के हम 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे और उसका आंसर दे दिया तो यस ही कैन अंडरस्टैंड। तो थोड़े से फॉलोइंग टॉपिक्स लिए हैं मैंने, तो वो देखते हैं। तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। द टीचर शोज द डिक्टेटिंग सम सेंस, मतलब देन ही मेक अ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट इट, सम ऑफ विच आर करेक्ट एंड सम आर इनकरेक्ट। तो अभी इसमें जो है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में टीचर ने क्या किया, हाँ टीचर आई, उसने एक लार्ज पिक्चर दिखा के बच्चों को दिखा दिया कि देखो ये पिक्चर है। अभी मैं दिखाती हूँ एक पिक्चर। सो ये पिक्चर है। तो अभी ये पिक्चर बच्चों को दिख रहा है, तो मैंने दिखा दिया क्लास में। हाँ चलो, टीचर ने दिखा दिया, सॉरी, क्लास में की करके ये पिक्चर है। चलो फिर सब लोग बोलो ये पिक्चर से क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो क्या नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो फिर करेक्ट, अभी ये पिक्चर में कोई कोई बोले एक स्टूडेंट बोलेगा हाँ ये जो पिक्चर है इसमें जो मतलब ये है मैन है वो सो रहा है। कोई कोई बोलेगा नहीं ये सैड है, ये अनहैप्पी है। लेकिन इसमें से इनकरेक्ट क्या है कि ही इज स्लीपिंग, ही इज इल, ये सब इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या है? ही इज सैड, ही इज अनहैप्पी। तो ऐसा हम है ना पिक्चर के थ्रू लिसनिंग स्किल और बच्चों को पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है और उन्हें क्या अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। तो बाद में ऐसे ही टाइप से हम नेक्स्ट मतलब बच्चों का और अच्छी तरह से स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन भी ले सकते हैं, जिससे जिससे कि क्या होगा, स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि करके द टीचर टेल अ स्टोरी एंड आस्क अ क्वेश्चन विथ 3 or 4 पॉसिबल आंसर आउट ऑफ विच ओनली वन इज राइट। तो स्टोरी टीचर ने स्टोरी पढ़ा दी, उसके बाद में टीचर ने क्वेश्चन कर दिया, तो उसके टीचर ने 4 ऑप्शंस देने चाहिए और उसमें से वन ही आंसर राइट है। तो अगर बच्चों ने वो वन आंसर दे दिया तो समझ लेना कि करके हाँ कि मतलब जो बच्चा है उन्हें स्टोरी समझी है, उन्होंने ठीक से ध्यान लगा के सुनी है, तभी तो वो आंसर दे पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मोशन टेस्ट। तो अभी बॉडी मोशन टेस्ट में क्या आता है, टीचर आस्क अ सर्टेन फिजिकल एक्शंस, he watched the movement of the student after giving command for movement। तो टीचर ने क्या अभी टीचर को देखना है कि बॉडी मोशन टेस्ट करना है, तो फिर टीचर क्या करेगी, टीचर देखेगी कि करके बच्चे को कमांड देगी और वही बच्चा मतलब ठीक से समझाएगा या फिर उसने सुना होगा कमांड को तो वो फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट योर, ओपन योर बुक। जब टीचर एंटर होती है तो सबसे फर्स्ट बोलती है हाँ
गुड इवनिंग वगैरह, गुड मॉर्निंग, और बाद में बोलती है, फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका कि करके ओपन योर बुक। तो फिर अगर अभी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे को तो समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चों को भी कमांड्स मतलब धीरे धीरे समझ में आने चाहिए। तो वो लिसनिंग स्किल के थ्रू ही पता चलेगा कि इनकी लिसनिंग स्किल हमें पहले से ही बेटर करनी है। मतलब ऐसे लिसनिंग स्किल अभी एक का देख के एक करेंगे, पर जब वो खुद से खोलेंगे कि ओपन योर बुक, राइट 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 इन योर बुक, ये सब कमांड्स बच्चों ने फॉलो करने चाहिए। लिसनिंग स्किल में लास्ट पॉइंट है मेरा, राइटिंग आंसर टू अ स्टोरी। इसमें भी सेम थिंग है। द टीचर टेल अ शॉर्ट स्टोरी, द स्टूडेंट लिसन एंड राइट आउट शॉर्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अभी वो जो बॉडी मोशन था वो तो मतलब सेकंड स्टैंडर्ड तक ठीक था, लेकिन हम लिसनिंग स्किल अगर हमें फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक देखनी होगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि करके एक स्टोरी बताएंगे, और वो स्टोरी का उन्हें बोलेंगे कि करके हाँ अभी ये स्टोरी पे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, इसका आंसर तुम लिख दो। फिर बाद में अगर उन्हें स्टोरी अच्छे से समझी है तो वो आंसर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी राइटिंग भी हो जाएगी, और अगर समझी है तो वो जो है वो ठीक ठीक से ही आंसर लिखेंगे। अगर उन्हें समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, लिसनिंग ही प्रॉपरली नहीं हुई, तो फिर वो सोचते ही रह जाएंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा एवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल, और ये है हमारा एवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल में देखते हैं क्या है। ओरल टेस्ट मस्ट फॉर्म एंड इनिशियल पास ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश स्किल ऑफ द स्टूडेंट। अभी स्पीकिंग स्किल में है तो ओरल ओरल टेस्ट जो है वो इनिशियल है, मतलब वो सेंस मतलब वो लेना ही चाहिए। ओरल टेस्ट के वजह से ही हमें समझ में आएगा कि बच्चों की स्पीकिंग कैसी है, बच्चा बोल कैसा रहा है, बच्चों की ट्यूनिंग क्या है, बच्चा इंग्लिश या मराठी कैसा बोल रहा है, उसे कैसे मतलब कैसा क्या लगाया है, उसका ग्रामर सही है या नहीं, ये सब हमें ओरल टेस्ट से ही पता चलेगा, और वो भी स्पीकिंग स्किल्स से। ओरल टेस्ट आर द बेस्ट मीन्स ऑफ improving the pronunciations of the student and measuring their oral expression। तो अभी ओरल टेस्ट में हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये बच्चा कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, ये बच्चे का एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं जब वो कोई पोयम या कोई कुछ पढ़ रहा है, तो फिर ये सब हमें ओरल टेस्ट से ही पता चलेगा। तो एक्सप्रेशन ये जो इसका है, ये पॉइंट के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मुझे बोलना या फिर स्टूडेंट को बोलना है, ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसमें एक्सप्रेशन आते हैं, तो वो बच्चा फॉलो कर रहा है क्या नहीं, ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये उसको समझ में आ रहे हैं क्या नहीं, तो वो ओरल टेस्ट से हमें पता चलता है स्पीकिंग के थ्रू। क्योंकि स्पीकिंग करते हैं तो हम एक्शंस कर लेते हैं। ओरल टेस्ट आर गिवन to test the student ability to understand spoken English or to speak फ्लुएंसी। तो ओरल टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनको क्या अंडरस्टैंड हुआ है, उनका स्पोकन इंग्लिश कैसा है, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं या नहीं। इंग्लिश ही नहीं, अदर लैंग्वेज भी वो नेक्स्ट आगे मतलब सेकंड लैंग्वेज भी वो बोल सकते हैं या नहीं, ये भी हमें ओरल टेस्ट से ही पता चलता है। सो ओरल टेस्ट शुड टेस्ट द फॉलोइंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट। तो ओरल टेस्ट उनकी कैसी है ये चेक करने के लिए दो एबिलिटीज है, वो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन स्किल। ये दोनों ओरल टेस्ट में आनी चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन किया है और वो उन्हें ठीक तरह से मतलब समझा है क्वेश्चन, तो ही वो है ना आंसर ओरली दे पाएंगे। अगर उनको क्वेश्चन मतलब लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हुआ है, तो वो आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि करके हमें उनको क्वेश्चन समझाना चाहिए और फिर वो आंसर दे पाएंगे। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेस्टिंग एक्सप्रेशंस एबिलिटी कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वे। तो इसको जब हम टेस्ट करेंगे बच्चों के ऊपर, तो हम एकदम टीचर क्या करेगी कि पहला जो पॉइंट है मेरा, तो producing different sound. The teacher write down pairs of words similarly in sound such as। अभी टीचर क्या करेंगी, pairs of words लिख देंगी बोर्ड पर,
और उन्हें बोलेंगे कि करके हाँ तुम जोर से बोलो। तो वो टीचर ने लिखा है यस आई टी सिट और सिट यस ई ए टी सिट, ये दोनों पेयर्स है, लेकिन इनका जो ये है सिट और सिट सेम आ रहा है। तो उससे पता चलेगा कि करके बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, बच्चे ने मतलब ठीक से पढ़ लिया है या नहीं। फिर सेकंड पेयर आता है मेरा एग्जाम्पल का पुल, पी यू डबल एल पुल, और उसका उसका है पी डबल ओ एल पुल। ये दोनों में बच्चों को पता है कि करके इसका इसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, लेकिन ये वर्ड्स डिफरेंट है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है। तो वाइन डब्ल्यू आई एन ई और दूसरा है वी आई एन ई, इसके जो दोनों के प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। इसके लिए हमें उनको डिफरेंट साउंड से बताना है कि करके हाँ ये है ये है। द पीपल आर आस्क्ड टू रीड द पेयर लाउडली, और उन्होंने अगर ये एग्जांपल और सिट सेट मतलब ऐसे सिट ले लिया, ये सारे एग्जांपल लाउडली रीड किया, तो उन्हें भी समझ आएगा कि करके इनके इन दोनों के स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ही नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। अभी इसमें भी सेम थिंग है कि करके द टीचर शो अ पिक्चर फ्रॉम द रीडर एंड आस्क द स्टूडेंट टू से 2 or 3 सेंटेंस अबाउट इट। अभी जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था, तो फिर टीचर क्या करेगी कि करके पिक्चर दिखा देगी बच्चों को और बोलेगी करके अभी तुम्हें है ना इसके ऊपर मतलब 2 या 3 सेंटेंस है ना बताने हैं अपने ओन वर्ड्स में। तो इससे इससे भी हमें पता चलेगा कि करके वो कैसे स्पीकिंग कर रहे हैं। और अभी मैंने जो पिक्चर दिखाया था, तो फिर क्या था उसमें कि करके मैन था, तो उसके इसके ऊपर भी उन लोग सेंटेंस बना सकते हैं कि करके या दिस मैन इज अनहैप्पी, दिस मैन इज सैड। तो ये दोनों सेंटेंस अगर उन्होंने प्रॉपर नाउन और प्रॉपर मतलब ग्रामर पोजीशन सेंटेंस में बना दिया, तो इसका डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर थ्रू हमें पता चलेगा उनका ओरल स्किल, मतलब वो खुद से ओरल बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। फिर इसमें आता है कन्वर्सेशन। ओरल स्किल में कन्वर्सेशन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन होता है तो फिर हमें समझ में आता है हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो कन्वर्सेशन, द टीचर एंड वन ऑफ द स्टूडेंट the teacher and one of the student may convert with one another। इसमें टीचर और स्टूडेंट भी बात कर सकते हैं, या फिर two student are asked to have a simple conversation on a common topic। या फिर टीचर को चेक करना है तो टीचर 2 स्टूडेंट को बुला के उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करने बोल सकती है। ऐसे दोनों स्टूडेंट जब आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक ही लैंग्वेज में, तो टीचर चेक कर सकती है कि करके कॉमन टॉपिक दे दिया और उन्हें कहा कि करके हाँ चलो अभी तुम दोनों ये कॉमन टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लो। तो फिर वो टीचर चेक करेगी कि करके उनका कन्वर्सेशन जो है वो ठीक से है या नहीं, वो जो बोल रहे हैं उन दोनों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये सब पॉइंट्स टीचर चेक करेंगे जब वो दोनों स्टूडेंट्स का कन्वर्सेशन होगा। रीडिंग लाउड, द स्टूडेंट रीड aloud some sentence, the stress and intonation used by the student in those sentence are noted। तो हम अभी देखते हैं जब हमें मतलब रीडिंग लेना है क्लास में, तो अभी हम भी कोर्स कर रहे हैं, तो हमें भी टीचर बोलती है कोई तो रीड कर लो, तो टीचर भी देखती है हाँ किसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन हमें डर लगता है कि करके अरे हमारा गलत हो गया, तो फिर टीचर को भी पता है कि करके इम्प्रूवमेंट चेक करती है, इसके लिए तो टीचर बोलती है कि कोई तो रीड कर लो। नहीं तो फिर टीचर हमने जो रीड किया है वो फिर से रीड करती है, लेकिन हमारे लिए ही टीचर बोलती कि करके रीड कर लो। तो ऐसे ही हमें क्लास में स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि करके रीड लाउडली करो, तो जिससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट कौन से वर्ड पर ज्यादा ट्रेस दे रहे हैं, कौन सा वर्ड उन्हें इंटोनेशन हो रहा है, या फिर कौन सा वर्ड उन्हें प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा हार्ड जा रहा है। तो फिर वो हम उन्हें बता सकते हैं कि तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए।
तो इसमें लास्ट है डिस्क्राइबिंग एक्शन. Describing action. The teacher perform a few physical actions and ask the student to describe them. तो इसमें जो है तो टीचर आके उन्हें कुछ एक्शंस करेगी, तो उन्हें उन्हें बताना है कि करके वो टीचर कौन से एक्शन कर रही है. इनसे भी इससे क्या होगा कि करके उनका स्पीकिंग और ओरल टेस्ट दोनों हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते, राइटिंग ऑन द बोर्ड. टीचर गई और लिखने लगी बोर्ड पर, तो बच्चों ने बताया हाँ राइटिंग ऑन द बोर्ड, शी इज रीडिंग अ लेसन. फिर बाद में फिर टीचर ने ऐसे किया तो फिर या टीचर इज ईटिंग. तो ऐसे सब बच्चों ने बोल दिया, तो फिर हमें मतलब पता चलेगा कि करके फिजिकल एक्शंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ बाबा बच्चों को समझ में आ रहा है, हम ओरल स्किल उनकी ठीक है, ईटिंग सिटिंग ये सब समझ में आ गया है. नाउ द नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ रीडिंग स्किल. तो रीडिंग स्किल में क्या है, अ स्टूडेंट अचीवमेंट in reading can be evaluated from his response to new material. Similarly, material may elect only memorize response. तो इसमें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ रीडिंग स्किल. अभी रीडिंग स्किल में क्या है, हाँ टीचर ने पढ़ा है तो बच्चों को पता चलेगा कि करके ये वर्ड को कैसा प्रोनाउंस करना है, और उसके बाद हम उन्हें पढ़ने को बोलेंगे. पर अगर हमने न्यू मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स लाया और उनको बोला कि करके ये क्या है ये क्या है, तो उनका जो रीडिंग है उन्होंने किया है, हाँ यहाँ पे रीड किया है, हाँ इसे न्यूज़पेपर बोलते हैं, इसे या फिर नोटबुक बोलते हैं, ऐसा एग्जांपल ले लो, तो वो बता पाएंगे. So test of reading should have 3 unseen passages, each of a different kind of writing. Example dialogue, conversation, narration and description. तो अगर हमें रीडिंग का भी टेस्ट लेना है उनका, तो हमें उनके लिए अनसीन पैसेज रीड करने बोलना पड़ेगा या फिर लाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि करके ये पढ़ लो. अगर उनका बुक है तो उनको पता है कल रीडिंग है, कल रीडिंग का ओरल होने वाला है, तो वो पहले से ही पढ़ के मेमोराइज कर लेंगे हार्ड वर्ड्स को. लेकिन अगर हमने उनके लिए डायलॉग्स, कन्वर्सेशन, नरेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ये सब अलग काइंड से लाया, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि है ना उन्हें वो मेमोराइज वर्ड्स नहीं हुआ होगा. तो फिर वो ठीक से पढ़ेंगे और प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि करके उनकी रीडिंग स्किल कैसी है. This is to ensure that the student has developed the ability to read and comprehend different kinds of purpose. तो इससे हमें पता चलेगा कि करके हाँ बाबा ये डेवलप्ड हो चुका है, इसको थोड़ा सा पहले टूटी फूटी रीडिंग आ रही थी, अभी ये थोड़ा सा रीडिंग में थोड़ा सा बेटर हो चुका है, और डायलॉग्स पढ़ लेता है, कन्वर्सेशन पढ़ लेता है, पैसेज पढ़ लेता है, अनसीन पैसेज पढ़ लेता है, लेसन पढ़ लेता है. लेसन तो हम वैसे भी पढ़ाते हैं क्लास में और फिर बच्चों को रीड करने को बोलते हैं, तो बच्चों को पता होता है कि करके कौन सा वर्ड टीचर ने कैसा प्रोनाउंस किया है. लेकिन पैसेज अनसीन पैसेज वगैरह दे दिया तो हमें पता चलेगा या ही इज बेटर देन फर्स्ट टाइम. तो हमें ऐसे रीडिंग स्किल चेक करनी है. तो फॉर टेस्टिंग, अभी जो टेस्टिंग करना है रीडिंग स्किल की, फॉर टेस्टिंग रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, they may be asked to read aloud some sentence there and intonation may be noted when they are reading the sentence. तो हमने कुछ सेंटेंस या फिर कुछ पैसेज पढ़ने को बोल दिया बच्चों को और वो पढ़ रहे हैं, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि करके हाँ ये इसका इंटोनेशन कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है, यहाँ पे ये नोट उसका रॉन्ग जा रहा है, इसका ट्यूनिंग रॉन्ग जा रहा है, ये सब ले लेंगे. अभी इसका रीडिंग स्किल का रीडिंग टेस्टिंग का एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हिंदी में है काला. तो काला क के बाद जो है वो है बड़ी आ की मात्रा, और ल के बाद जो है वो है बड़ी आ की मात्रा. दोनों काला क और ल दोनों को बड़ी आ की मात्रा दी है, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं का, तो का ऊपर जाता है और ला नीचे आता है. तो यही सब ट्यूनिंग रीडिंग में हिंदी, इंग्लिश या अनदर सब्जेक्ट में हो सकते हैं. तो ये हमें चेक करने हैं कि बच्चा जो है वो कौन से शब्द पर कितना ट्रेस दे रहा है. सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ राइटिंग स्किल. ये मेरे टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, एवोल्यूशन ऑफ राइटिंग स्किल.
So this skill can be evaluated on the basis of the following parameters. तो इसके भी मैंने कुछ पैरामीटर्स लिख दिए हैं, तो देख लेंगे। राइटिंग जो है, अभी बच्चा राइटिंग कैसे करता है वो देखेंगे हम। गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे का हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि करके ये इतना भी अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन हैंड राइटिंग जो है मतलब वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस, बच्चे ने प्रॉपर स्पेस दिया है क्या नहीं, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद स्टॉप डाला है, मतलब फुल स्टॉप डाला है क्या नहीं, ये सब हमें राइटिंग स्किल में चेक करना है। एबिलिटी, प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। एबिलिटी मतलब हमें देखना है कि करके बच्चों ने लेटर और वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दिया है क्या नहीं। एक लेटर इतना यहाँ पे लिख दिया और ज्यादा स्पेस छोड़ के सेकंड लेटर लिख दिया, और फिर थर्ड लेटर सेकंड लाइन में लिख दिया, तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो वही हमें उन्हें समझाना है कि राइटिंग में राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए। एक लेटर के बाद वन फिंगर का स्पेस होना चाहिए। ओरिजिनिटी ऑफ आइडियाज, तो हमने अगर उन्हें कह दिया कि राइटिंग स्किल में हमें उनकी ओरिजिनिटी ऑफ आइडियाज पता चलती है। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडिया, और मतलब एक टॉपिक दे दिया हमने, चलो अभी इसके ऊपर तुम कुछ लिख दो, तो फिर वो जो टॉपिक है तो उनके जो आइडिया है उनका मीनिंग होना चाहिए। या फिर नहीं, लिखने बोला है तो कुछ भी लिख देंगे, नहीं, उसका सही तरह से सही ढंग से मीनिंग होना चाहिए, और वो सही तरह से अरेंज होने चाहिए सेंटेंस। जो उनके जो आइडियाज है, उनके जो थॉट्स है, वो सारे अरेंज होने चाहिए क्लियरली ऑफ एक्सप्रेशंस, और उन्हें समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है। मेन चीज ये है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। अगर खुद की ही राइटिंग उसको समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने को लगा तो नहीं पढ़ पाया, तो उससे ही राइटिंग स्किल उसकी खराब है। तो ऐसे हमें उसे राइटिंग स्किल के बारे में थोड़ा सा एडवाइस या फिर थोड़ा सा प्रेशर देना है। राइटिंग स्किल कैन बी assess in the following manner. अरेंजिंग जंबल वर्ड्स, तो राइटिंग स्किल हम जंबल वर्ड्स में अगर उसने वर्ड बना लिया तो हमें उसकी राइटिंग स्किल पता चलेगी कि करके हाँ वो राइट कर सकता है। अगर मतलब राइट उसको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा वर्ड है और उसने वो लिख दिया। फिर बाद में राइटिंग अ पोएम और प्ले, उसे बच्चों को बोलना है कि करके चलो एक पोएम और या फिर प्ले लिख दो, तुम्हारे खुद का टॉपिक ले लो, और या फिर खुद की मतलब जो है वो कल्पना ले लो और उसके ऊपर पोएम और ये लिख दो। तो फिर हमें वो चेक करने मिलेगा कि करके हाँ बाबा ये ठीक से लिख रहा है, इसने सेंटेंस वगैरह ठीक से बना लिए हैं। कंप्लीटिंग अ पैराग्राफ, तो उसने एक पैराग्राफ भी दे सकते हैं लिखने को। डेवलपिंग अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक पर मैं पैराग्राफ शुरू करूं या फिर मैं क्या लिखूं, तो हम फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को एक टॉपिक दे सकते हैं और वो लिखते हैं। अभी तो फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जो है वो खुद से ही लिखते हैं। सो एवोल्यूशन, लैंग्वेज एवोल्यूशन का हाफ पार्ट तो हो गया है। तो हाफ पार्ट में क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन मतलब सीसीई, इसके बारे में आसिफा मैम ने हमें बता दिया है, मतलब बता दिया था कि करके ये क्या है। 2009 में आया था, ये सीबीएसई पैटर्न में लाया था। तो इससे मैं सिर्फ डायरेक्टली ये फ्लो चार्ट दिखा दूंगी और वैसे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगी। So ये continuous and comprehensive एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट मैंने बनाया है कि जिससे मैं फास्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो स्टूडेंट डेवलपमेंट ये फ्लो, इसके ऊपर मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। तो फिर स्टूडेंट डेवलपमेंट में फर्स्ट आता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस में क्या आएगा, लर्निंग और असेसमेंट। लर्निंग मतलब साल भर लर्निंग ही होगी बच्चों की, और और साल भर में वो मतलब लर्निंग ही करते रहेंगे। और असेसमेंट में जो है तो साल भर में उनकी एक ही एग्जाम होगी,
तो ये कंटिन्यूस में आता है। तो कंटिन्यूस में हमें समझ में आता है, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू बच्चों लर्निंग ही कर रहे हैं, लर्निंग ही कर रहे हैं, लर्निंग ही करते जा रहे हैं पूरे साल भर। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव के दो पार्ट है। होलिस्टिक में क्या आता है, सब्जेक्ट रिलेटेड आता है। मतलब आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, मराठी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश सब्जेक्ट हो, बच्चा जो है हिंदी सब्जेक्ट में कैसा है, मराठी में कैसा है या फिजिक्स में कैसा है, ये सब आता है कोलेस्टिक, कोलेस्टिक में, कोलेस्टिक में ये सब आता है। तो कोलेस्टिक के भी दो पार्ट उन्होंने बताए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। ये भी हमें ब्रीफली आसिफा मैम ने समझाया था कि करके फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव में एक ये मतलब एक एग्जाम, एक यूनिट टेस्ट होती है, जिससे हम है ना एक पीरियड टाइम, मतलब एक 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद यूनिट टेस्ट होती है, वो हम लेते हैं बच्चों की फॉर्मेटिव में। तो ये यूनिट टेस्ट से हमें पता चलता है कि करके बच्चा कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा है। और हमें अभी एक बच्चे को अगर 20 आउट ऑफ 10 एक यूनिट टेस्ट में मिल गए, तो उसे हमें पता चलेगा कि करके उसका क्या रॉन्ग आ रहा है और क्या नहीं। तो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में हम उसे समझा सकते हैं कि तुम इस ये लेसन पर ज्यादा ध्यान दो, इस पर ज्यादा फोकस करो, और उसको 20 आउट ऑफ 15 मिल सकते हैं, 20 आउट ऑफ 18 मिल सकते हैं। ऐसे फॉर्मेटिव में मतलब मार्क्स चेंज होता है और बच्चों का डेवलपमेंट होता है फॉर्मेटिव में। लेकिन समेटिव में क्या होता है कि करके समेटिव में पूरे साल के बाद ही एक एग्जाम होगी टोटल, मतलब और वो एग्जाम भी मतलब एकेडमिक लास्ट ईयर में एक ही बार होगी और वो लास्ट होगी, और उससे ही बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। अगर फॉर्मेटिव लेते हैं तो इससे बच्चों के डाउट्स जो है क्लियर हो गए एक एग्जाम के बाद सेकेंड एग्जाम में। लेकिन समेटिव में क्या होगा, एक ही होगा, तो उसके डाउट्स वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, अगले साल में वो प्रमोट हो जाएगा, और जो पिछले साल के डाउट है वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। तो ये था फॉर्मेटिव और समेटिव। तो ये है कोहोलिस्टिक। कोहोलिस्टिक में क्या है कि बच्चा अदर एक्टिविटीज में कैसा है, उसका स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चों को आर्ट में रुचि है क्या, बच्चों को मतलब अनदर जो स्किल है उसमें रुचि है क्या। तो ये हमें कोहोलिस्टिक से पता चलता है। तो कोहोलिस्टिक में आता है लाइफ स्किल, मतलब जो बच्चों अनदर एक्टिविटीज में कैसा है, वो हमें इससे पता चलता है। उसकी थिंकिंग, सोशल, इमोशनल कैसा है बच्चा, वो सोशल में कैसा है, वो उसके वैल्यूज कैसे है, ये सब हमें कोहोलिस्टिक मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड, सब्जेक्ट को छोड़ के जो एक्टिविटीज है उसमें बच्चा कैसा है, वो हमें कोहोलिस्टिक में देखने देखने मतलब चेक करना चाहिए कि करके कैसा बच्चा है। सो दैट्स इट। थैंक यू मैम। सभी लोग क्लैप करो साइली के लिए। वंडरफुल प्रेजेंटेशन साइली। बहुत टाइम ले लिया। हाँ बहुत देर प्रिपेयर किया था क्या, इतना सारा मतलब पूरा क्लास ही हो गया अपना। यस ना मैम, मैंने सोचा था मैम मैं हमेशा छोटा ही देती थी, ये टाइम मैंने सोचा था थोड़ा सा नहीं क्या बड़ा ब्रीफ करूंगी। इलेबोरेट करके बताओगे। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो मैं हमेशा ज्यादा ढूंढ के लाती हूँ, पर मैम इस बार मैंने सोच लिया कि मेरा अभी थोड़ा ज्यादा होगा, मैम का एक लेक्चर जाएगा ऐसा। लेकिन फिर मैंने सोच लिया जान दो, फिर मैम ने तो भी मुझे टॉपिक चेंज कर दिया ना। मैम ने टॉपिक चेंज करने के लिए बोला तो मैडम को पनिशमेंट है ना। ऐसी बात नहीं मैम, ज्यादा प्रिपेयर करने को टाइम मिला ना मैम छुट्टी की वजह से, हमेशा मुझे ओके। टाइम कम मिलता है मैम, 2 बैचेस होती है ना ट्यूशन के, तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो इस बार अच्छा टाइम मिला इसलिए आपने अच्छा टाइम तक प्रेजेंटेशन दिया। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और आपने काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए, तो कीप इट अप। थैंक यू मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट मुस्कान, आपको कितना टाइम लगेगा, बिकॉज नाउ मैम इट्स वेरी 5 मिनट मैम, एज यूजुअल 5 मिनट। 5 मिनट प्लीज इतना भी छोटा एवरीवन, नहीं चलेगा। प्लीज इतना अवेक एवरीवन।
इतना भी 5 मिनट इतना भी छोटा नहीं चलेगा। मैम एक्चुअली मैं टुडेज प्रेजेंटेशन इज फॉर प्रिपरेशन, आपकी पॉइंट्स ही ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, छोटा सा ये। अच्छा 5 minutes noodles. Yes. मैगी है क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट। So my today's topic is preparation. What is preparation? Preparation is the single most part of making a successful presentation. Set aside and practice time. Don't wait until the last minute. Practice out loud. Record audio or video. Practice a minimum 5 to 6 times. Don't memorize. Time your presentation. Focus on audience need. Smile and make eye contact with the audience. Tell stories. Use your voice effectively. In order to become a more confident and brush away these nervousness, it is important to prepare for a presentation. The introduction is a most important part of a presentation. Its primary purpose to capture the attention of the audience, usually with the first few words. These are many styles you can use the audience attention. The key to effective public speaking is preparation. The better you prepare and the more confident you will feel. A presentation is a spoken communication made in a prepared and a formal way. You can give a presentation to a 1 person or 100 or 1,000 people. The skill can be learned and very much the same regardless of the intention to easily communicate all the necessary information. Settings. You want to make sure presentation is a comfortable setting. There should be a plenty of comfortable sitting for the audience so that they don't have to sit or stand on the floor. That's it, ma'am. मैम ये सब पॉइंट्स मैंने आपसे कॉपी किए और लिखी है। अच्छा गुड। आपका कुछ नेटवर्क इशू था शायद, कभी आगे जा रहा था पीछे। आप तो बोले 5 मिनट है, लेकिन आपने तो 1-2 मिनट में फिनिश कर दिया। 2 मिनट भी नहीं चला आपका। 47 को आपने स्टार्ट किया था, 17:47 को, एंड नाउ इट्स 48। एक ही मिनट प्रेजेंटेशन दिया आपने। मैम 1 minute प्रेजेंटेशन is के too पॉइंट्स short. बताइए कि हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन मैम। How to give presentation, but presentation was so short. 1 minute का presentation, it's too short ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैम। मैम हाँ, कान को elaborate कब करोगे? इतना 1 मिनट का तो नहीं चलेगा ना, मिनिमम 10 मिनट का तो होना चाहिए। मैम मुस्कान को गुस्सा आया हमारे प्रेजेंटेशन पे, इसलिए उन्होंने प्रेजेंटेशन पे ही दे दिया आज। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन दे दिया, और लेकिन 1 मिनट में फिनिश कर दिया। 1 मिनट इज टू शॉर्ट। मुस्कान थोड़ा सा तो ऐड कर लेना, उसमें कुछ तो तैयार करो। हाँ यस मैम। हाँ, चलो। अभी वैसे 10 मिनट्स ही बाकी है, तो कुछ ज्यादा तो ले नहीं सकते आज।